योगेंद्र जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। बड़े दिनों बाद आए, स्वागत आपका खास तौर पर। योगेंद्र जी, 4 चरण के चुनाव के बाद, क्योंकि आप तो जमीन पर भी घूमे हैं और आपका इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज भी है, क्या समझ में आ रहा है योगेंद्र जी आपको, हवा किस दिशा में जा रही है? मानक भाई, आपने मुझे सेफोलॉजिस्ट कहा। मैं फिर बता दूं, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं। सेफोलॉजिस्ट हमारे साथी पुराने जमाने के यहाँ बैठे हुए हैं। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो देखता हूं वो बोलता हूं, बताता हूं। और कोशिश करता हूं कि अपनी आशा में और अपने अनुमान में अंतर रखूं। उम्मीद मेरी जो भी हो, जो जमीन पे देखता हूं अपनी तरफ से बोलता हूं। क्योंकि आपने पूछा है कि मेरा क्या अनुमान है। जब ये चुनाव शुरू हुआ मानक भाई, उस वक्त मुझे लग रहा था कि खैर 400 पार वगैरह की बातें तो हवाई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बीजेपी मोटे तौर पे 2019 की परफॉर्मेंस के करीब कहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि ऑपोजिशन बहुत कुछ कर नहीं पा रहा था। जमीनी हकीकत ये थी, और मैंने बार बार कहा था कि बीजेपी को 272 के नीचे उतारा जा सकता है, लेकिन वो संभव होता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम चुनाव के नजदीक आए तो मुझे चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। लगा कि ये तो शायद संभव हो सकता है। और पिछले 6 हफ्ते में जहां जहां मैं घूमा हूं, तेलंगाना, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और बिहार, वो घूमने के बाद अब मेरी स्पष्ट धारणा है कि न सिर्फ बीजेपी 272 से नीचे उतर सकती है, मगर ये कि चुनाव पलट गया है। बीजेपी अपने आप निश्चित 272 से नीचे है आज की तारीख में। और ये भी सवाल पहली बार पूछना शुरू किया है मैंने कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए भी 272 से नीचे उतर जाए। ये भी संभव है। अभी 100% गारंटी से नहीं हो सकता। मैं फिर कहूं, ये मेरा केवल जमीनी अनुमान है। इसे आप कोई, ना मेरे पास कोई सर्वे है, ना मेरे पास कोई उस तरह के टेक्निकल टूल्स हैं जो एक जमाने में हुआ करते थे। लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में जो मैं देख रहा हूं, ये सर्वे है। और जाहिर है इस अनुमान में परिवर्तन की गुंजाइश है। आने वाले 3 फेजेस अभी बाकी हैं, और जो रिपोर्ट आएगी, इनफैक्ट जो पहले अभी पिछले राउंड की रिपोर्ट आई है, उसके बाद भी मैंने थोड़ा परिवर्तन किया है। क्योंकि रिपोर्ट आई है कि आंध्र प्रदेश में शायद टीडीपी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसका मतलब है एनडीए के नंबर थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। बीजेपी किसी भी तरह से 272 पार करती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ये आज की स्थिति का मेरा अपना अनुमान है। ओके, ओके। अब योगेंद्र जी देखिए, आपने ना बहुत संभल संभल कर अपने शब्दों का चुनाव किया। एक आपने कहा कि आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आपकी ईमानदारी के लिए आपकी दाद देता हूं, लेकिन आपने कहा सेफोलॉजिस्ट नहीं है। अरे आप थे सर, मैंने भी वही कहा, आप अपने जमाने के जाने माने सेफोलॉजिस्ट थे। तो वो एक्सपीरियंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और वो एक्सपर्टीज और स्किल्स एक बार जो आपके अंदर आ गई वो नहीं जाएंगी, मैं जानता हूं। आप ठीक है राजनीतिक कार्यकर्ता है, लेकिन फिर भी आपने कहा ना, जैसे मैंने कहा, आपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया। आपने कहा बीजेपी 272 के नीचे उतर सकती है, फिर आपने कहा एनडीए भी 272 शायद क्रॉस न करे, यह भी संभावना अब खुल गई। इसीलिए मैं आपका विश्लेषण जो है उसके पीछे पीछे की सोच समझना चाह रहा हूं। क्योंकि देखिए, अगर राजनीतिक एनालिसिस या अनुमान होता ये, तो आप बाकी पार्टियों के अनुमान देख ही रहे हैं, दावे देख रहे हैं। 200 नहीं आएंगी बीजेपी की। अभी किशोर तिवारी बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो तो बार बार कह रहे हैं 200 क्रॉस नहीं करेगी, महाराष्ट्र में खाता नहीं खुलेगा। किशोर जी यहां तक कह चुके हैं, योगेंद्र जी, किशोर जी कह चुके हैं, अगर बीजेपी की महाराष्ट्र में एक भी सीट आ गई मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपका सिर्फ ये जमीनी फीडबैक है या आपका एक ये एक्सपर्ट एनालिसिस भी है, योगेंद्र जी, आपके अनुभव के हिसाब से? देखिए मानक भाई, लोग आमतौर पे मानते हैं कि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता है तो झूठ बोलता ही हाँ, होगा, एग्जैक्टली। वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार करता ही हाँ। होगा। मैं संयोग से मैं एक ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में मैंने राजनीति सीखी जिसका नाम था किशन पटनायक। 20 साल तक मैंने उनकी शागिर्दी की, और उस आदमी को 20 साल में एक बार झूठ बोलते हुए मैंने नहीं सुना। अब मैं उनके स्तर तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा,
मगर मैं कोशिश करता हूं, जब मेरी अपनी पार्टी स्वराज इंडिया ने हरियाणा का चुनाव लड़ा और मुझसे पूछा गया कितनी सीट आएंगी, मैंने कहा था एक भी सीट नहीं आएगी हमारी। अब वो कहने के बाद राजनीति करना कठिन हो जाता है। हाँ। वो बात सही है। तो अभी मैं सुन रहा था अखिलेश जी कह रहे हैं कि 80 में से 79 सीट आएंगी। हाँ। वो वैसी ही बात है जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं 400 पार हो जाएंगे। हाँ। दोनों को अधिकार है करने का, और एक आशा उत्साह जगाना एक बड़े नेता का कर्तव्य भी हो जाता है, जिससे एक संकट पैदा होता है। खैर, मेरी बात के पीछे क्या है मैं खोल के बता देता हूं, और इसमें कोई जादुई बात नहीं है, और आपका कोई भी दर्शक मेरी बात को चेक कर सकता है बड़े साधारण तरीके से, वो भी मैं बता दूंगा इसके पीछे क्या है। नंबर 1, कर्नाटका। कर्नाटका में कम से कम 10 सीट का नुकसान है। वहां के तमाम साथी कहते हैं 15 सीट का बीजेपी को नुकसान है, मैं कम से कम 10 मान के चलता हूं। महाराष्ट्र में मैं 1 सीट वाली बात तो नहीं कहता, मैं समझता हूं बीजेपी को 20 सीट का नुकसान, एनडीए को, माफ कीजिएगा, एनडीए को, जिसमें बीजेपी को कम नुकसान है, उसके सहयोगियों को ज्यादा है। राजस्थान में उसके साथ में मैं गुजरात भी जोड़ देता हूं, वहां भी 2-1 सीट का नुकसान हो सकता है। तो राजस्थान और गुजरात में मिला के बीजेपी को फिर 10 सीट का नुकसान है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, मैं हरियाणा में बैठा हूं और एक जनसभा शुरू होने वाली है जिसके लिए 5 मिनट में भागूंगा। हरियाणा में, और हरियाणा के साथ आप दिल्ली जोड़ दीजिए, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ सबको मिला दीजिए, यहां फिर कम से कम 10 सीट का नुकसान। मैं जीप से बाहर निकलूंगा तो मेरे साथी कहेंगे अरे 10, तो सिर्फ हरियाणा में 7 सीट का नुकसान होगा, लेकिन मैं कम से कम की बात करता हूं, न्यूनतम उतनी बात करता हूं। मध्य प्रदेश में उतना नुकसान नहीं है, वोट गिरेगा बीजेपी का, लेकिन मुझे नहीं लगता सीटें इतनी गिर रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों को जोड़ दें तो लगभग 10 सीट का नुकसान वहां पे बीजेपी को है। और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों में मुझे बीजेपी को 15-15 सीट का नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। यह मैं किस आधार पे कह रहा हूं? अलग अलग सीट का मूल्यांकन नहीं है, घूमने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, सैकड़ों लोगों से बात करके, दिनों दिन मैं यही काम करता हूं, नेतागिरी छोड़ के केवल साधारण लोगों से सड़क पे बात करता हूं, घरों में जाके बात करता हूं, और मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हर 5वां 6ठा वोटर बीजेपी से छिटक रहा है, और बिहार में तो हर 4था वोट एनडीए से छिटक रहा है। उसके आधार पे मैं अनुमान लगाता हूं। ये अनुमान बहुत मोटे से अनुमान है। तो एक जमाने में मेरे पास थर्मामीटर हुआ करता था, ईसीजी हुआ करता था, अब तो यूं ही बस हाथ लगा के माथे पे मैं मोटे तौर पे बताता हूं। और मैंने कहा कि कोई भी जांच कर सकता है। जांच करने का सिंपल तरीका मानिक भाई ये है, उत्तर प्रदेश, बिहार में किसी भी इलाके में आप जाइए, बिल्कुल साधारण लोगों से बात कीजिए, मिडिल क्लास, पढ़े लिखे, बहुत ऊंचे लोगों से, हाईफाई लोगों से बात मत कीजिए। उनसे पूछिए पिछली बार किसे वोट दिया था, इस बार किसे दे रहे हैं। अगर पिछली बार जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था और इस बार दे रहे हैं, तो जाहिर है 400 पार की तरफ बढ़ रही है बीजेपी। हाँ। और अगर आपको लगे कि ना बीजेपी के विरोधियों के वोट तो वहीं के वहीं हैं, और जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था वो 5 में से 1, 4 में से 1 छिटक रहा है, इसका मतलब है जो बात मैं कह रहा हूं वो सही है। अच्छा, आप चेक कर लीजिए इस बात। आपने जो बताया ना उसको मैंने ऐड किया, टोटल किया, तो ये तो करीब 60 सीट का हो जाता है। 15-15 ये 30 हो गई, 10-10 आपने 3 बार गिना, ये 60 हो गई। अगर बीजेपी की 60 कम हो गई योगेंद्र जी, फिर तो 240, 80 हो गई, क्योंकि उसमें महाराष्ट्र के 20 भी है। मैंने अच्छा। 80 गिनाई। हाँ। उसमें और बीजेपी को फायदा भी होगा। फायदा उनको उड़ीसा और तेलंगाना में थोड़ा सा फायदा है, और वहां क्या नाम अपना आंध्र प्रदेश में एनडीए को कम से कम 10-15 सीट का फायदा है। तो मैंने इस सब का, और अभी आपको मैंने पूर्वोत्तर वगैरह नहीं बताया, तो मोटे तौर पे मेरा हिसाब इस वक्त का ये है कि एनडीए को अंदाजन 80 सीट का नुकसान है और बीजेपी को खुद 65 सीट का नुकसान है। तो बीजेपी को 65 सीट का नुकसान होता है, 60 सीट का नुकसान बीजेपी को मान लीजिए, 80 सीट का नुकसान आप एनडीए को मान लीजिए। तो 60 बीजेपी को नुकसान होता है तो 250 से ऊपर आ जाती है। हाँ। एनडीए को 80 का नुकसान होता है तो बिल्कुल बहुमत के आंकड़े के करीब कहीं है। ऐसा मेरा आज की तारीख में अनुमान है। संजय जी